दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आपने जब डिसाइड कर लिया क्या बिजनेस करना है, कहाँ करना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपने बना ली, आपने सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर लिए लोन लेने के लिए, तब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना जो प्रपोजल है उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको कैसे अप्लाई करें बैंक में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा आज कि जब आप अपना ये एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे बैंक्स के पास अपने लोन के लिए, तो बैंक क्या करेंगे उस एप्लीकेशन का, क्या चीजें देखते हैं, वो क्या वेरिफिकेशन करते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आपको ये पता होगा कि ये जो बैंक है ये हमारे एप्लीकेशन में ये चीज देखेंगे जो मैंने डॉक्यूमेंट दिया है, तो आप पहले से ही सतर्क रहेंगे, आप पहले से ही चौकस रहेंगे और जो वो देखना चाहते हैं वो सभी चीजें आप उनको उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं की रिक्वायरमेंट के हिसाब से देंगे। दोस्तों साथ में मैं आपको कुछ एटिकेट्स के बारे में भी बताऊंगा कि किस तरह बैंक मैनेजर से बात करें, कैसे उनसे डील करें, कैसे कोई मेल करें। ये छोटी छोटी टिप्स भी आज मैं आपको दूंगा इस क्लास में। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, गाइडेंस ऑन हाउ टू अप्लाई फॉर लोन। तो दोस्तों जो ये गाइडेंस है ये मैं आपको बताता हूं कि पहले तो देखिए, कभी भी लोन अप्लाई करने से पहले, ये मैं आपको वैसे हर क्लास में कुछ ना कुछ बताता हूं मार्केट स्टडी के बारे में, मैं यहां भी कह रहा हूं कि लोन अप्लाई करने से पहले आप अपना प्रोजेक्ट का अच्छे से मार्केट स्टडी तो कर ही लीजिए, और मैं दोस्तों समझता हूं कि वो आपने अभी तक कर भी ली होगी। दोस्तों दूसरी चीज ये है कि आप अपना कंट्रीब्यूशन जो मार्जिन है उसको देख लीजिए अच्छे से कि वो कहां पर रखा है, आपके बैंक में सुरक्षित है या अभी आपको कहीं से वो पैसा लाना है। दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया है प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, तो वो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी यहां अपनी रख लीजिएगा। और जो डॉक्यूमेंट दोस्तों मैंने आपको बताए थे अपनी पिछली एक क्लास में, वो सभी डॉक्यूमेंट भी सीरियल से आप लगा लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों अब आपको अप्लाई करना है लोन के लिए। तो आप जितनी स्कीम्स हैं बैंक्स की या इंस्टीट्यूशंस की, वो आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए कि आप किस स्कीम में फिट होते हैं। ये स्कीम्स के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं एक पिछली क्लास में। अब दोस्तों जो मेरे दोस्तों की सबसे बड़ी समस्या है वो ये होती है कि यहां तक तो ठीक है, लेकिन जब हम बैंक में लोन अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो ब्रांच मैनेजर साहब जरा हमारी बात को ठीक तरह से तवज्जो नहीं देते, भाई साहब सुनते नहीं है ठीक तरह से, देखते नहीं है हमारा प्रपोजल अच्छे से। दोस्तों मैं आपको सलाह देता हूं कि कोई बात नहीं, आपको उनके पास जाने की जरूरत ही नहीं है। आप पहले अपना लोन ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, फिर या तो ब्रांच मैनेजर साहब खुद आएंगे आपके पास आपको ढूंढते हुए, आपको मेल करेंगे, फोन करेंगे, या उसके बाद आप भी जाकर उनसे मिल सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि देखिए साहब ये रहा डॉक्यूमेंट मेरे पास, मैंने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है, या तो मुझे इन प्रिंसिपल सैंक्शन मिल चुका है या उन्होंने कहा है कि जाकर आप मिल लीजिए इस ब्रांच में। दोस्तों मैं आपको कुछ वेबसाइट बता रहा हूं ऑनलाइन लोन अप्लाई करने के लिए। एक वेबसाइट बड़ी इंपॉर्टेंट है, www.psbloansin59minutes.com। दोस्तों ये जो वेबसाइट है ये उन लोगों के लिए है जिनका एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है। इसके बारे में दोस्तों मैंने आपको जब बताई थी कि कौन कौन सी स्कीम्स है वहां पर पूरा डिटेल में बता दिया था। दोस्तों एक वेबसाइट है www.udyamimitra.in, यहां पर भी आप ऑनलाइन लोन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आपको अगर पीएमईजीपी का लोन अप्लाई करना है तो आप इस वेबसाइट पर चले जाइए, kviconline.gov.in/PMEGP पोर्टल। दोस्तों आपको मुद्रा लोन अप्लाई करना है तो आप www.mudra.org.in पर जाइए। दोस्तों आपको अगर स्टैंड अप स्कीम के अंतर्गत लोन अप्लाई करना है तब आप standupmitra.in में जाइए। और दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं, आप जिस भी बैंक में, जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में लोन अप्लाई करना चाहते हैं, अभी सबने अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन लोन अप्लाई करने की फैसिलिटी दे रखी है, आप वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया कि भैया आप ये udyamimitra.in पर जाकर अपना लोन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें 3 तरह के लोन तो आप इसी अकेली वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको मुद्रा लोन चाहिए 10 लाख तक, वो भी आप udyamimitra.in पर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आपको स्टैंड अप
इंडिया के अंतर्गत लोन चाहिए 1 करोड़ तक, वो भी आप यहां भी कर सकते हैं। और दोस्तों एमएसएमई का लोन तो आप 10 करोड़ तक इस वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं, ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज जरूर ध्यान रखिए, जब आप ऑनलाइन लोन अप्लाई करें तो जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए थे आपको लगाने हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, उन सभी को अप्लाई करने से पहले अच्छे से स्कैन करके अपने कंप्यूटर में किसी फोल्डर में सेव कर लीजिएगा। देख लीजिएगा कि स्कैन ठीक हो गए, हेजी नहीं होने चाहिए दोस्तों, यानी अच्छी तरह से पढ़ने में समझ आने चाहिए। क्योंकि जैसे ही वहां आप देखेंगे ऑनलाइन लोन अप्लाई करते हुए कोई भी डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगा ये अपलोड करिए, आप तुरंत उसको सेलेक्ट कीजिए अपने कंप्यूटर के फोल्डर से और अपलोड कर दीजिएगा। दोस्तों आपने लोन अप्लाई तो कर दिया ऑनलाइन, लेकिन फिर भी जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, आपको 3 सेट की हार्ड कॉपी तो जरूर ही रखनी है अपने पास तैयार। क्योंकि दोस्तों आपने ऑनलाइन लोन तो अप्लाई कर दिया, लेकिन अभी भी हमारे देश में जो बैंक्स हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो आपसे हार्ड कॉपी भी मांगते हैं इसके बाद में। तो दोस्तों आप ये 3 सेट में तैयार कर रखिए, 2 सेट बैंक के लिए, 1 सेट अपनी ऑफिस कॉपी के लिए। दोस्तों यहां पर जब आप ये फाइल बनाएं तो एक सबसे ऊपर जो पेज लगाए दोस्तों वो क्रक्स इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्रक्स इंफॉर्मेशन का मतलब दोस्तों मेरा ये है कि 2 या 3 पेज की या 4 पेज की एक ऐसा एक डॉक्यूमेंट एक बनाइए जिसको हम नाम देंगे क्रक्स इंफॉर्मेशन, जहां पर आप जो मेन बातें हैं आपके प्रोजेक्ट की वो आप यहाँ लिखिए। यानी आपका फर्म का नाम या कंपनी का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, कौन कौन मेजर पार्टनर है उसमें या डायरेक्टर है, किस तरह का प्रोजेक्ट है, कितना पैसा आप लगाएंगे इस कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के अंतर्गत, या अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो वर्किंग कैपिटल की क्या रिक्वायरमेंट है, कितना आप लोन चाहते हैं, क्या आप सिक्योरिटी देना चाहते हैं। ये बेसिक चीजें दोस्तों 3 या 4 पेज में सबसे पहले क्रक्स इंफॉर्मेशन, ताकि जैसे ही आप बैंक मैनेजर साहब को दें अपनी फाइल और वो फाइल जैसे ही पलटना शुरू करें, शुरू के 4 पेज पढ़कर उनको पूरा का पूरा समझ आ जाए आपका प्रोजेक्ट, आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी सिक्योरिटी, आपके प्रमोटर्स के बारे में। दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं और किस कैटेगरी में लगाने हैं, यहाँ पूरा आप इंडेक्स दीजिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं और वो डॉक्यूमेंट किस पेज पर अवेलेबल है। तो इंडेक्स ऑफ डॉक्यूमेंट आप लगाइए क्रक्स इंफॉर्मेशन के बाद में। दोस्तों जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि जो लोन एप्लीकेशन फॉर्म है, चाहे वो डायरेक्ट आप अप्लाई कर रहे हैं ऑनलाइन या आप अपने बैंक से उसकी सॉफ्ट कॉपी लेकर आए हैं, उसका हर कॉलम प्रॉपर तरह से अच्छी तरह से जो पूछा जाए वही इंफॉर्मेशन आप उसमें दीजिए, और जितने भी डॉक्यूमेंट हैं जो आपको मैंने बताए थे वो सारे डॉक्यूमेंट लगा दीजिए अपनी इन फाइल्स में। दोस्तों एक चीज हमने ऑब्जर्व की है कि जब आप अपना लोन एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं बैंक में और वो कुछ आपसे क्वेरी करते हैं, तो मेरे बहुत सारे दोस्त ये समझते हैं कि भैया इस बैंक को कुछ करना कराना नहीं है, इसने तो इतना लंबा ये मुझे लेटर भेज दिया है क्वेरीज का। दोस्तों मैं इसके उल्टा आपको बताता हूं, अगर आपको बैंक से एक लेटर आ जाए जहां पर वो आपसे बहुत सारी चीजें पूछ रहे हो, इसका मतलब समझ जाइए कि ये बैंक तो पक्का निश्चित है आपका प्रपोजल करने के लिए कमिटेड है, क्योंकि उन्होंने आपकी फाइल पूरी तरह से पढ़ ली है, जो उनकी क्वेरीज है उनका बस वो जवाब जानना चाहते हैं आपसे। तो कभी भी बैंक की तरफ से अगर कोई क्वेरी आए तो दोस्तों उसको हमेशा पॉजिटिवली लीजिए और समझिए कि ये बैंक अब मेरा प्रपोजल शुरू कर दिया है, उन्होंने इसकी प्रोसेसिंग, और जो मांगे तुरंत आप उनको देते जाइए। आप समझिए कि बैंक की क्या रिक्वायरमेंट है और जो वो पूछ रहे हैं उनको आप तुरंत सबमिट कर दीजिए। दोस्तों इसके बाद मैंने जैसे आपको बताया था कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि बैंक करेगा क्या, आपके किस डॉक्यूमेंट से क्या देखेगा, क्या ड्यू डिलिजेंस करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हम समझेंगे कि भैया ये जो बैंक है ये हमारे पेपर्स जो हम देते हैं, जो डॉक्यूमेंट देते हैं, जो इंफॉर्मेशन देते हैं, उनका ड्यू डिलिजेंस कैसे करता है, क्या क्या देखना चाहता है, ताकि वो हमें पता हो और हम उसके लिए पहले से तैयार हो। दोस्तों एक तो करता है बैंक आपने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं उनको वेरिफिकेशन करता है। दोस्तों वेरिफिकेशन कैसे करता है, क्योंकि आजकल अधिकतर चीजें दोस्तों डिजिटल हैं, तो आपके जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करे, बैंक उसको दोस्तों उनकी रेस्पेक्टिव साइट से जाकर वेरीफाई कर लेगा कि भैया ये जो डॉक्यूमेंट आपने दिया ये ठीक है,
इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। दोस्तों अगर आपकी एक कंपनी है, आपने जो बैलेंस शीट दी है, तो बैंक जाएगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की वेबसाइट पर mca.gov.in पर और बहुत एक नॉमिनल फीस देकर वो वहां से भी डाउनलोड कर देते हैं आपकी बैलेंस शीट्स को, एनुअल अकाउंट्स को और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को जो भी आपने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को सबमिट किए हैं। क्योंकि कई बार बैंक्स ने ये देखा है कि आरओसी की साइट पर कुछ और बैलेंस शीट है और बैंक के लिए कोई दूसरी बैलेंस शीट। तो ऐसा कभी नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि जो बैंक्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पर जाकर आपकी इस बैलेंस शीट को वेरीफाई करते हैं। दोस्तों इसी तरह से जो आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की है उनको भी ये जो बैंक है वो वेरीफाई कर लेता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। दोस्तों जो बैंक स्टेटमेंट आप दे रहे हैं उनको बैंक्स आपके, अगर कोई दूसरा बैंक है, वहां से वेरीफाई करा सकते हैं। दोस्तों जितने भी आपने रजिस्ट्रेशन दिए हैं वो जीएसटी का है, एमएसएमई का है, पॉल्यूशन का है, इन डॉक्यूमेंट्स को भी बैंक वेरीफाई करता है और कोशिश करता है कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने इनको इशू किया है उनसे ये पूरी तरह से इंश्योर कर लें कि ये जो रजिस्ट्रेशन है या ये जो डॉक्यूमेंट आपने दिए हैं वो बिल्कुल ठीक है। दोस्तों अगर आपने कोई क्रेडिट रेटिंग करा रखी है अपने बिजनेस की, तो बैंक्स उस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की वेबसाइट पर जाकर भी आपकी जो रेटिंग है उसको चेक करते हैं। तो दोस्तों ये तो हुआ कि वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट कैसे करते हैं बैंक। दोस्तों इसके बाद बैंक आपसे कहेंगे कि भैया चलिए हम जरा आपके यहाँ विजिट करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे। अब दोस्तों जो विजिट करते हैं वो आपके बिजनेस प्लेस की भी करते हैं और वो आपके घर की भी करेंगे। तो इसमें दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है, ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आप मेरे घर क्यों आना चाहते हैं। वेलकम कीजिए, बुलाइए, वो देखना चाहते हैं आपका घर और आपका बिजनेस। दोस्तों वहां आकर वो करेंगे क्या? एक तो वो आपकी ओनरशिप देखेंगे दोस्तों वहां पर, या अगर आप रेंट पर हैं तो टेनेंसी राइट देखेंगे कि भैया बताइए ये जो आप बता तो रहे हैं ये मेरी फैक्ट्री है, ये आपकी फैक्ट्री कैसे है, इसका आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, आपके जो फैक्ट्री का या जो आपके कॉमर्शियल जो प्लेस है उसके बाहर आपका बोर्ड प्रॉपर तरीके से लगा है या नहीं। दोस्तों ये भी देखते हैं कि ऐसा तो नहीं खाली आपने इंस्पेक्शन के चक्कर में अभी कल ही नया नया लगवाया हो ये बोर्ड। वहां भी बैंक्स को डाउट हो जाता है कि ये आप मुझे किसी और की फैक्ट्री या किसी और की दुकान पर तो नहीं लेकर आ गए। दोस्तों वहां आपसे वो आके पूछेंगे कि जरा मुझे अपना टेलीफोन का बिल दे दीजिएगा। देखेंगे कि इसी एड्रेस पर आप ही के या आपके फर्म कंपनी के नाम से जो टेलीफोन कनेक्शन है, लैंडलाइन खास तौर से दोस्तों, वो लगा है या नहीं। दोस्तों आपसे इंस्पेक्शन के टाइम पर बैंक आपसे आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी मांग सकते हैं और उनको मांगना चाहिए। दोस्तों यहाँ वो ये भी देखते हैं, अगर आपकी फैक्ट्री है और आपने कहा कि मैं 3 शिफ्ट में अपनी फैक्ट्री चलाता हूं, तो वो ये भी देखना चाहेंगे कि जो बिजली का बिल है वो उसके अकॉर्डिंगली है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि बिजली का बिल तो बहुत कम आ रहा हो, जो कंजम्पशन ऑफ यूनिट है कम हो और आप कह रहे हो कि मैं तो 3 शिफ्ट में अपनी फैक्ट्री चलाता हूं। दोस्तों यहाँ आपसे जो बैंक है वो ये कहेंगे कि साहब अपने जो लेबर के रिकॉर्ड है, आपका कोई पीएफ का रजिस्टर है, आपका जो अटेंडेंस रजिस्टर है वो भी जरा ले आइए, हमें दिखा दीजिए। यहाँ वो चेक करेंगे कि जितना आपने कहा था ना उनकी ब्रांच में बैठकर कि साहब मेरे यहाँ तो 100 आदमी काम करते हैं, तो वो उनका पीएफ का रजिस्ट्रेशन है या नहीं, वो अटेंडेंस लगाते हैं रोज या नहीं, ये भी वो देखेंगे। दोस्तों इसके अलावा फिर वो आपको कहेंगे कि आइए जरा आपकी फैक्ट्री की अंदर से विजिट करते हैं, तो वो देखेंगे कि स्टॉक कितना है आपके यहाँ पर, ठीक तरह से रखा है या नहीं। इन सभी चीजों को भी दोस्त आपके जो बैंकर हैं वो इंस्पेक्शन के टाइम पर देखेंगे। दोस्तों इसके अलावा ये जो बैंक्स और लेंडर्स हैं ये कुछ थर्ड पार्टी से पर्सनल इंटरेक्शन भी करते हैं। जैसे दोस्तों आपके जो ऑडिटर हैं ये उनको या तो एक लेटर लिखेंगे या उनको एक फोन करेंगे कि साहब ये हमें इस कंपनी या फर्म ने लोन एप्लीकेशन दी है और उसमें जो ऑडिट किया है वो आपने किया है, वो ठीक है ना सर, आप ही इनके ऑडिटर हैं, क्या आप हमें कुछ बताना चाहते हैं। दोस्तों अगर कोई आपके प्रेजेंट बैंकर और हैं आपके बिजनेस के या आपके इंडिविजुअल के, वो वहां भी बात कर सकते हैं, उनसे भी एक लेटर डाल सकते हैं कि आप हमें एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट दे दीजिएगा इस कंपनी या इनके प्रोमोटर के ऊपर कि आपके साथ डीलिंग कैसी रही है। दोस्तों अगर आप टर्म लोन लेना चाहते हैं मशीन के लिए,
तो वो आपके जो प्लांट सप्लायर हैं जो प्रपोज किए हैं आपने, उनसे भी बात कर सकते हैं, उनके यहाँ भी विजिट कर सकते हैं कि वो वास्तव में उस तरह की मशीनें बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं तो उनके पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अवेलेबल है। दोस्तों ये प्लांट सप्लायर से ये भी पूछ सकते हैं आपके कि साहब जरा हमें दिखाइए इस तरह की मशीन आपने किसी और को अगर सप्लाई की हो तो उसके बिल की कॉपी भी हमें दिखा दीजिए, ताकि वो देख ले कि जो प्राइस कोट किया है आपको या जो आपने नेगोशिएट किया है उनके साथ वो रीजनेबल है या नहीं। दोस्तों इसके अलावा बैंक आपके जो रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स के जो सप्लायर हैं उनसे भी कुछ बात कर सकते हैं, उनसे भी कुछ इंक्वायरी कर सकते हैं। दोस्तों कंपनी के केस में जैसे मैंने आपको बताया था कि बैंक्स का ट्रस्ट होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि वो जो डॉक्यूमेंट है पब्लिक में अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर जो बैंक है वो आरओसी की एक सर्च करते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से एक सर्च करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि जो आरओसी की सर्च है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरओसी में अगर आपकी कंपनी है, 1% कंपनी है, एलएलपी है, तो दोस्तों बैंक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम ये करते हैं ड्यू डिलिजेंस के अंतर्गत कि वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पर आरओसी सर्च करते हैं। दोस्तों सर्च करते ही उनको तुरंत पता चल जाता है कि आपकी एसोसिएट कंसर्न कौन कौन सी है। इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं कि जब आप अपनी एप्लीकेशन दें और आप सोचें कि यार मेरी एक एसोसिएट कंसर्न में थोड़ा गड़बड़ है तो उसकी डिटेल ही नहीं देता, बैंक को कहां पता चलेगा। दोस्तों विद 1 क्लिक बैंक को पता चल जाएगा कि आपकी कौन कौन सी एसोसिएट कंसर्न्स हैं। वहां से वो लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स भी निकाल लेंगे। दोस्तों आपका जो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है वो भी ले लेंगे। वहां पर जो डायरेक्टर्स शुरू से जब से आपकी कंपनी बनी तब से लेकर आज तक कौन कौन डायरेक्टर्स उसमें रहे, क्या क्या उनमें चेंजेस हुए वो पता चल जाएगा। आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल वहां से पता चल जाएगी, पेड अप कैपिटल पता चल जाएगी, आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है कहां कहां रहा, कब कब आपने चेंज किया, अभी कौन सा है। तो दोस्तों अगर आपने रजिस्टर्ड ऑफिस का पता भी गलत दिया तो वो भी ये आरओसी सर्च से पता चल जाएगा बैंक्स को। और दोस्तों इसके अलावा आपने जितने भी फॉर्म सबमिट किए होंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पर, जैसे आपने एनुअल अकाउंट्स की होंगी लास्ट 3 ईयर्स की, तो वो तो कम से कम निकाल ही लेंगे, 3 साल की मिल तो जाएगी शुरू से। दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ मिलेगी बैंक्स को आरओसी सर्च में, आपने जहां से भी जो भी लोन लिया होगा उसका जो चार्ज रजिस्टर्ड हुआ होगा उसको बैंक्स यहाँ से बड़े आराम से देख पाएंगे। चाहे दोस्तों ये लोन बिजनेस लोन हो, कार लोन हो, कोई भी लोन हो आपके बिजनेस आपकी कंपनी के लिए, तुरंत बैंक्स को यहां से आरओसी सर्च से पता चल जाएगा। दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट जानना चाहते हैं बैंक्स आपकी लोन एप्लीकेशन के बारे में, वो ये देखना चाहते हैं कि भैया आपने जितनी भी आपकी एसेट्स हैं उनका प्रॉपर इंश्योरेंस करा रखा है या नहीं, यानी जो भी फिक्स्ड एसेट्स हैं, आपके स्टॉक्स हैं, उन सभी का आपने इंश्योरेंस प्रॉपर करा रखा है या नहीं। वो ये देखना चाहते हैं कि आपके जितने भी स्टैट्यूटरी ड्यूज है, चाहे वो टीडीएस है, जीएसटी है, ईएसआईसी है, पीएफ है, वो सभी समय से जमा होते हैं या नहीं। दोस्तों ये समय से जमा होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये भी देखना चाहते हैं कि आपने अगर कोई और लोन ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट और उसकी इंस्टॉलमेंट आप टाइम से देते हैं या नहीं। दोस्तों बैंक्स आपका जो ऑडिट रिपोर्ट है उसको बहुत ध्यान से पढ़ता है। तो आप भी कई बार हम ऐसा होता है कि अपनी बैलेंस शीट दी, ऑडिटर को कहा कि साहब इसको बस साइन कर दीजिए, ऑडिटर ने 2-4 उसमें क्वालिफिकेशन लगाई, ऑब्जेक्शन लगाया, उन्होंने भी फाइल कर दिया, हमने पढ़ने की जरूरत ही नहीं समझी। और जब बैंक के पास गए लोन एप्लीकेशन के लिए तो उन्होंने कहा देखिए आपके ऑडिटर्स ने तो ये आपके लिए एडवर्स कमेंट लिख रखे हैं। तो दोस्तों आप बैंक में लोन एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले जो ऑडिटर्स ने कमेंट दे रखे हैं वो भी जरूर देख लीजिएगा। और साथ में बैंक्स देखते हैं कि जो भी लाइसेंस अप्रूवल आपको चाहिए अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए वो सभी आपने ले रखे हैं या नहीं। दोस्तों इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बैंक देखता है जब आपका लोन प्रपोजल कंसीडर करते हैं कि आपकी कौन कौन सी एसोसिएट कंसर्न है, उनके साथ डीलिंग क्या है, यानी आपके जो एसोसिएट कंसर्न्स हैं उनका क्या नाम है, किस तरह की एक्टिविटीज वो करते हैं, उनके बैंकर्स कौन हैं, कोई लोन आपने ले रखा है तो वो कितना है, आप अपनी एसोसिएट कंसर्न से कितनी डीलिंग करते हैं, आपके और आपकी एसोसिएट कंसर्न या ग्रुप कंपनीज के बीच में कितने ट्रांसफर ऑफ फंड्स होते हैं। दोस्तों ऐसा तो नहीं कि मैंने 2 कंपनी खोल ली ए और बी, ए बी को बेच रहा है, बी ए को बेच रहा है, ए बी को बी ए को, यानी दोनों एक दूसरे को बेचे जा रहे हैं, दोनों की टर्नओवर 200 करोड़ हो गई
और वास्तव में सेल कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों ये भी देखता है बैंक बहुत ही ध्यान से। दोस्तों इसके अलावा जब आप अपनी बैलेंस शीट देंगे तो बैंक उनकी रेशो एनालिसिस करता है। कुछ खास रेशो हैं, जैसे करंट रेशो है, डेट इक्विटी रेशो है, DSCR है। इन रेशोज को देखता है बैंक ध्यान से जब आपके प्रपोजल को कंसीडर करता है। और दोस्तों साथ में जो आपने एग्जिस्टिंग अपनी जो फैसिलिटीज हैं आपकी कंपनी में या आपके एसोसिएट कंपनीज में, उनके सैंक्शन लेटर को ध्यान से पढ़ते हैं, ये देखने के लिए कि आपने जो उनकी कंप्लायंसेस हैं वो ठीक तरह से पूरी कर रखी हैं या नहीं। यानी किसी सैंक्शन में अगर लिखा है कि साहब आपने कहा था कि आप अपनी कैपिटल 1 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए से बढ़ाएंगे, वो आपने अब तक नहीं बढ़ाई, इस बार जरूर बढ़ा दीजिएगा, तो बैंक ये भी देखते हैं जरूर। तो दोस्तों ये हुआ कि बैंक क्या देखेंगे, ताकि आप पहले से तैयार रहें उन सभी चीजों के लिए। दोस्तों मैं आपको ब्रीफ में बताता हूं कि आप जब बैंक के पास जाएं या किसी भी और अथॉरिटी के पास जाएं तो वहां पर आपका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। दोस्तों सबसे पहली बात, एक तो आप हमेशा ऑनेस्ट रहिए अपने बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या और भी जिस अथॉरिटी में जाएं, जो भी नेगेटिव चीज है वो भी आप बताइए। जैसे मैंने आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बताया था, सॉट एनालिसिस, यानी आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है और थ्रेट्स क्या है। तो आप बता दीजिए कि साहब ये एक क्रेडिट कार्ड है, इसका मेरा पेमेंट में कुछ गड़बड़ है, लेकिन ये मेरी गलती नहीं थी, ये बैंक की गलती थी, देखिए मैंने तो उल्टा इन पर केस कर रखा है। या आपकी टर्नओवर कभी डाउन हो गई तो आप बताइए साहब कि ये कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई थी उस वजह से हुआ। ये जो भी कोई निगेटिव है वो भी आप बता दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये तो यकीन मानिए कि बैंक्स को तो जरूर पता चलेगा, पहले आप बता देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी ड्रेसिंग ठीक होनी चाहिए। यानी आप जो कपड़े पहनकर जाएं, जो शूज पहनकर जाएं, वो दोस्तों आप एक बार कोशिश कीजिए, बैंक में जाइए या किसी और डिपार्टमेंट में जाइए, दाढ़ी वाड़ी बढ़ी हुई है आपकी, शर्ट वर्ट इधर से गंदी हुई पड़ी है और जूते भी गंदे हुए हैं और आप बस कमीज आधी बाहर निकल रही है, आधी पैंट के अंदर है, देखिए बैंकर्स आपको कैसे डील करते हैं। और दूसरी बार जाइए दोस्तों उसी बैंक में, अच्छे से शेव करके जाइए, बाल वाल ठीक करिए, बेल्ट अगर है तो लगाइए, शर्ट थोड़ी साफ सुथरी करके जाइएगा, शूज पे थोड़ा पॉलिश कर सके तो अच्छा है। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि आपको किसी ब्रांड के कपड़े पहनने हैं, बहुत महंगे कपड़े पहनने हैं, जी बिल्कुल नहीं। बस जो आपको पहनने हैं उसको सलीके से सही तरह से पहनकर साफ सुथरे बनकर जाना है, और देखिए बैंक आपको किसी दूसरी तरह से ही डील करेगा। दोस्तों दूसरी टिप मैं आपको देता हूं, आपने किसी भी बैंक से या किसी भी अथॉरिटी से बात करते हुए प्लीज पंक्चुअल रहिए। अधिकतर हमने देखा है कि लोग टाइम ले लेते हैं और फिर जाकर कहते हैं, हाफते दौड़ते गए और बोले सर वो ट्रैफिक बहुत जाम था, साहब वो पंचर हो गया मेरा। ये सब जितनी भी चीजें हैं दोस्तों, इसका प्रोविजन पहले ही करके चलिए। आप पहुंच जाइए आधा घंटा पहले, कौन आपको मना करता है। आप सोच लीजिए भैया जाम मिलेगा, आप सोच लीजिए भैया पंचर तो होगा ही एक बार जरूर। इन सभी चीजों का प्रोविजन करिए और हमेशा ट्राई टू बी वेरी पंक्चुअल। और दोस्तों फिर भी अगर आप किसी वजह से समय से नहीं पहुंच पा रहे हैं तो प्लीज आप उनको एक फोन करके तो बता दीजिएगा कि साहब मैं थोड़ा किसी वजह से लेट हो रहा हूं, बस मैं इतनी देर में पहुंच जाऊंगा। दोस्तों मैं आपको कहता हूं एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि आप 3 घंटे पहले पहुंच जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आपको वेट करनी पड़ जाए, लेकिन अगर आप 1 मिनट लेट हैं तो शायद इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। दोस्तों कुछ और टिप्स देता हूं आपको मैं अपने बैंकर से या किसी भी अथॉरिटी से बात करने के लिए। जब भी किसी मीटिंग में जाएं वेल प्रिपेयर्ड जाएं। जो भी डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं अपनी फाइल में, हर डॉक्यूमेंट का हर लाइन पढ़ी हुई होनी चाहिए दोस्तों आपको, ताकि वो कुछ भी पूछ ले आप सबका जवाब तुरंत दे सकें। एक क्रक्स इंफॉर्मेशन अपने हाथ में भी रखिए ताकि अगर वो कुछ पूछे तो आपको कुछ देखने की जरूरत पड़े तो वहां से भी आप देखकर बता सकें। दोस्तों इसके अलावा हमने देखा है कि कई बार जो हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, वो जाते हैं बैंक में, अपनी एप्लीकेशन दिया, ब्रांच मैनेजर साहब ने कहा अच्छा लिखो, आप 2-3 चीज लिख लो भैया, ये और देना जरा मेरे पास, ये मुझे नहीं दिखाई दे रही है इस फाइल में, या आप मेरा अच्छा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, अभी मेरा कार्ड नहीं है तो आप इस पे मुझे मेल कर दीजिए। अब आप कहते हैं सर जरा वो देना, सर पेन देना, सर जरा, सर वो जरा पेपर भी दे देना सर एक जरा। नहीं दोस्तों, आप पूरा वेल प्रिपेयर्ड जाइए। आपके पास अपना राइटिंग इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, पैड होना चाहिए, पेन होना चाहिए, आप लैपटॉप होना चाहिए। आपके पास अगर वो प्रोडक्ट है जो आप बनाना चाहते हैं या जो बना रहे हैं उसकी भी एक सैंपल लेकर जाइएगा। यानी वो वेल प्रिपेयर्ड टू एनी ऑफ द अथॉरिटी।
दोस्तों जब आप जाएं तो आपके हाथ में, आपके पास, आपकी जेब में आपका बिजनेस कार्ड होना चाहिए। जब आप जाएं सबसे पहले कार्ड निकालिए और उनको आई टू आई कांटेक्ट करके उनको दीजिए कि साहब ये मेरा बिजनेस कार्ड है। उसमें आप देख लीजिए आपके फोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, सभी कुछ ठीक तरह से लिखा हो। दोस्तों कोशिश कीजिए कि जब आप किसी से मिलने जाएं तो पहले उनसे अपॉइंटमेंट ले लें, फोन के द्वारा या फिर मेल के द्वारा, और वहां पर दोस्तों आप क्लियरली उनको बता दीजिए कि साहब मैं इस पर्पज से आपको मिलना चाहता हूं। और दोस्तों जब आपका अपॉइंटमेंट फाइनल हो जाए तो एक साथ में एक मेल भी कर दीजिएगा, उनको कह दीजिएगा कि थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग मी द अपॉइंटमेंट, मैं इस तारीख को इतने बजे समय से आपके पास पहुंच जाऊंगा। और दोस्तों ये जो आप उनको तो आपने बता दिया, मेल कर दिया, अपनी भी डायरी में, अपने भी फोन में, जहां भी आप चाहते हैं अपने कैलेंडर में उसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, रिमाइंडर लगा लीजिएगा ताकि आप ही ना भूल जाए। और दोस्तों मीटिंग के लिए अच्छी सी तैयारी कीजिएगा। और दोस्तों जब आप मिलकर आ जाए ना, मीटिंग अगर सक्सेसफुल हो तो एक अच्छी सी मेल भेजिए उनको, कहिए कि सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर पॉजिटिव अप्रोच, I am impressed with your positive approach and we hope that we'll have a long lasting fruitful relationship। दोस्तों जो ईमेल आप भेजें उसमें भी ध्यान रखिए कि फॉन्ट टाइप ठीक होना चाहिए, साइज उसका ठीक होना चाहिए, कलर जो है जो आप लिख रहे हैं वो ठीक होना चाहिए। छोटे छोटे सेंटेंस बनाइए दोस्तों, बहुत बड़े सेंटेंस मत बनाइए, छोटे पैराग्राफ बनाइए। और जब एक पैरा और दूसरे पैरा में आप अंतर करें तो बीच में एक स्पेस दे दीजिएगा। दोस्तों ब्रीफ रहिए, क्लियर रहिए, क्योंकि हमने देखा है कि जब बहुत लंबी मेल हम कोई लिख देते हैं तो उसमें डिलीट बटन ही काम करता है। और दोस्तों कुछ एब्रीविएशन भी मैं आपको बता दे रहा हूं, बिजनेस में बहुत चलते हैं, जैसे फॉर योर इंफॉर्मेशन का FYI कह देते हैं, EOD यानी एंड ऑफ डे, एज सुन एज पॉसिबल को लिए ASAP। तो दोस्तों ये भी आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों हमेशा याद रखिए कि अगर आप 100 अच्छी चीजें करेंगे तब कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन अगर आपने जहां एक कोई गलती कर दी तो कोई इसको भूलेगा नहीं। जी हाँ दोस्तों, आइए हम सब मिलकर वी शुड बिल्ड द कॉन्फिडेंस टुगेदर, यानी हमारे और बैंक के बीच, हमारे और जो भी और अथॉरिटीज हैं उनके बीच में वी हैव टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि अगर आप इन सभी चीजों का ध्यान रखेंगे और इस तरह अपना प्रपोजल सबमिट करेंगे तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि बैंक्स आपके प्रपोजल को पॉजिटिवली कंसीडर नहीं करेंगे और तुरंत उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना, अगली क्लास में जल्दी मिलते हैं। नमस्कार।